हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है वो देखेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से सभी के सभी टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, राइट, कि जो डाइजेशन में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी हम बात करेंगे, राइट। तो digestive glands are associated with alimentary canal including the salivary gland, the liver and the pancreas, right। तो digestive glands जो हैं वो alimentary canal के साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये जो glands हैं वो कौन कौन से हैं, तो salivary glands, लीवर और pancreas, ये तीन glands ऐसे हैं जो हमारी पूरी की पूरी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद बात की गई है सलाइवा की। तो सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड। तो ये 3 पेयर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है द पैरोटिड्स यानी कि चीक्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, राइट, ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, ठीक है, तो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये है आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि कहाँ है, लोअर जो पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड द सब लिंगुलिस, ठीक है, तो ये है आपका सब लिंगुलिस, ठीक है, ये कहाँ होता है, बिलो द टंग, टंग के नीचे होता है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रेट सैलिवरी जूसेस इनटू द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी से बाहर होते हैं, राइट। बक्कल कैविटी क्या है, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये बक्कल कैविटी से बाहर होते हैं, लेकिन ये जो सैलिवरी जूसेस हैं, मतलब कि हमारा सलाइवा है, उसको ये सिक्रेट करते हैं कहाँ, बक्कल कैविटी के अंदर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है लीवर। तो लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट। और इसका जो वेट है कितना होता है, तो 1.2 से 1.5 केजी तक एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो लीवर है वो हो सकता है, इतना वेट जो है उसका हो सकता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम से थोड़ा सा नीचे ही ये प्रेजेंट होता है, राइट। एंड हैज़ 2 लोब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट 2 लोब्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स, राइट। तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं लीवर की। इसके अंदर क्या है, हेपेटिक सेल्स हैं, जो कि किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, राइट। इस तरह की अरेंजमेंट आपको इन सेल्स की आपको देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीजन्स कैप्सूल। तो इसके बाहर ही, राइट, ये जो पूरी बाहर वाली जो लेयर है इसको ग्लीजन्स कैप्सूल कहा जाता है, राइट। ये कैसी लेयर है, एक पतली सी लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो इस लेयर को क्या कहा जाएगा, ग्लीजन्स कैप्सूल, राइट। उसके बाद द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स। तो ये जो हेपेटिक सेल्स हैं ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, बाइल जो जूस है उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये, राइट। तो बाइल जूस को ये बाइल जूस सिक्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स। तो ये जो छोटी छोटी आपको ये डक्ट्स दिख रही हैं, ठीक है, इनके थ्रू ही ये डक्ट्स के थ्रू ही ये पास ऑन होता है एंड इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर बैग कॉल्ड गोल ब्लैडर। तो ये कहाँ पे जाता है, ये फिर गोल ब्लैडर में। तो ये जो ग्रीन सा पार्ट है आपको लीवर के नीचे दिख रहा है, दैट इज गोल ब्लैडर, राइट। तो ये बाइल जूस है, हेपेटिक सेल्स इसको सिक्रिएट करते हैं और थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स से होते हुए ये कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, तो एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि गोल ब्लैडर कहा जाता है, ये वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं द डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, राइट। तो अब क्या है, बाइल डक्ट बना रहा है ये जो गोल ब्लैडर है उसके डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। और जो हेपेटिक डक्ट है ये लीवर के, तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे, एक कॉमन डक्ट बना रहे जिसका नाम है बाइल डक्ट,
राइट, जहाँ से बाइल जूस जो है वो निकलता है, राइट। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है वो कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडनम। तो अब ये जो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये कहाँ खुल रहा है? ड्यूडनम में। ड्यूडनम क्या है? इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, लास्ट ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब ये कॉमन कहाँ जा करके खुल रहा है? ड्यूडनम में, ठीक है, एज द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे जब ये खुल रहा है तो उसको हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, राइट, विच इज गार्डेड बाय स्पिंचर कॉल्ड द स्पिंचर ऑफ ओडी। तो यहाँ पे जो एक लेयर होती है, राइट, ऐसा कह सकते हैं, एक स्पिंचर, मसल स्पिंचर होता है, उसको स्पिंचर ऑफ ओडी कहा जाता है। तो वो इस पूरे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है, कवर अप करता है, या इसकी रक्षा करता है, क्योंकि गार्ड का मतलब क्या है? रक्षा करना, राइट। नेक्स्ट चलता है द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन elongated organ situated between the limb of C-shaped duodenum। तो ये जो C-shaped duodenum है, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, दैट इज पैनक्रिया, ठीक है, पैनक्रियास। तो अब ये दोनों कंपाउंड सिक्रेट करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, राइट। एक्सोक्राइन क्या है? मतलब कि जो प्रोटीन्स सिक्रेट करते हो, राइट। और एंडोक्राइन क्या है? जो हॉर्मोन्स, इंसुलिन हो गए, जैसे कि ग्लूकाजोन हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हो। एंडोक्राइन क्या करते हैं? हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन क्या करते हैं? ये करते हैं जूसेस रिलीज, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? एंजाइम्स ही हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। तो हम याद रखेंगे कि एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो आपका एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, जैसे कि इंसुलिन, राइट, इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट चलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड देख लेते हैं अब कैसे होता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो दोनों ही मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस हैं ये, ठीक है, इनके द्वारा ये पूरा किया जाता है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि ये दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। कि सबसे पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड करने में हेल्प करेगा हमें, फूड को अच्छे से मिक्सअप करने में, छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ने में, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है? स्वेलो करने में हेल्प करेगा, निगलने में भी हेल्प करेगा, राइट, बक्कल कैविटी। उसके बाद द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरली। तो ये टीथ और टंग जो है ये सलाइवा की मदद से, ठीक है, तो मैस्टिकेट करने में भी हेल्प कर रहे हैं और फूड को मिक्सअप करने में भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। थोरली जो है वो मिक्सिंग यहीं पे हो जाती है, हमारे मुंह में ही हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जब बाइट हम ले रहे हैं तो वो बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल एक सेमी लिक्विड की तरह जो है, सेमी सॉलिड जो है, एक फॉर्म में वहाँ पे आ जाता है फूड, राइट। उसके बाद क्या है? म्यूकस इन सलाइवा helps in lubricating and adhering the masticated food particles into bolus। अब तो ये जो हमने खाना चबाया है, इसके साथ क्या है? सलाइवा बिल्कुल लुब्रिकेट हो गया, राइट। और अब ये क्या करेगा कि जो वो खाना है, जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं, किस में चेंज हो जाएंगे? बॉलस में, राइट। तो जो चबाया हुआ खाना है उसको हम क्या कहते हैं? बॉलस, राइट। जो बॉलस है इज देन कन्वेड into the pharynx and then into the esophagus by swelling और deglutition, ठीक है। तो अब जो ये खाना है, जो चबा हुआ खाना जिसको हम बोलस कह रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलस जो है वो कहाँ चला जाएगा? फैरिंग्स में जाएगा, राइट। जो सिमिलर ओपनिंग है एयर और फूड के लिए, लास्ट ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फैरिंग्स के बाद ये कहाँ जाएगा? फैरिंग्स के बाद ये जाएगा ओसोफेगस में, जो हमारी फूड पाइप है, राइट। कैसे जाएगा? जब हम उसको स्वेलो करेंगे, राइट। उसके बाद जो बोलस है फर्दर passes डाउन थ्रू द esophagus बाय सक्सेसिव waves ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालिस, राइट। कि अब क्या है? ये जो बोलस है वो इसोफेगस से जो है वो नीचे की तरफ को जाएगा,
राइट, और वहाँ पे क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं हमारे जो एसोफेगस में, राइट, उसको क्या कहेंगे, पेरिस्टालिस कहते हैं, राइट। जो ये गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर है, लास्ट भी हमने बात की थी, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में, राइट। तो ये पासेज ऑफ फूड जो है वो कहाँ करेगा, स्टमक में करेगा, तो उसको ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर, राइट। और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे हमारे ईसोफेगस में, राइट, इस तरह से ईसोफेगस है तो ये अंदर बाहर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है इसकी, राइट, अंदर और बाहर की तरफ, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो ये गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर है ये कंट्रोल करता है ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक। उसके बाद सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है हमारी ओरल कैविटी में, हमारी बक्कल कैविटी में, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, क्लोरीन, राइट। इंजाइम्स हैं, सेलिवरी एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया, राइट। तो ये कुछ इंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है, साथ ही साथ और कुछ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे सलाइवा में होते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, ये कहाँ से शुरुआत होती है, ओरल कैविटी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सैलिवरी एमाइलेज। मतलब कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, राइट। तो वहाँ पे जब ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो कैसा हाइड्रोलिटिक एक्शन हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमारे जो माउथ में है वो एक केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वहाँ से शुरू हो जाता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर। तो 30% ऑफ स्टार्च जो होता है वो यहीं पे हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय दिस एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज। इसका जो ऑप्टिमम पीएच है जिस पे ये काम करता है वो है 6.8, और यहाँ पे ये किस में तोड़ देता है जो स्टार्च को, डाइसेक्राइड में। तो डाइसेक्राइड क्या है, माल्टोज है, राइट। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे स्टार्च हो गया कन्वर्ट माल्टोज में, राइट। और माल्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, राइट। उसके बाद जो लाइसोजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह पे काम करता है ये, और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, कौन, लाइसोजाइम, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जो म्यूकोसा जो हमारी लेयर है, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो म्यूकोसा जो है वहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 मेजर टाइप के सेल्स इनके अंदर होते हैं। सबसे पहला है म्यूकोसल नेक सेल्स, राइट, विच सिक्रीट्स म्यूकस। तो ये क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, राइट। उसके बाद पेप्टिक और शेफ सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर से। तो ये कौन सिक्रीट करता है, पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, ठीक है। वो शेफ नहीं है, शायद मैंने गलती से पढ़ दिया है शेफ, तो वो चीफ सेल्स हैं, राइट। चीफ सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, राइट। उसके बाद तीसरे टाइप ऑफ सेल कौन से हैं, तो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, राइट, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। और ये क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, राइट। और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के लिए हमारे लिए जो है वो एसेंशियल होते हैं, तो ये उनको भी सिक्रीट करते हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए कुछ एसेंशियल फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, वो भी ये सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, पैराइटल सेल्स, और HCl भी ये सिक्रीट करते हैं, राइट। तो 3 तरह के सेल हमने पढ़ ली। अब जो स्टमक है वो 4 से 5 घंटे के लिए जो है वो अपना फूड जो है वो हमारा स्टोर करके रखता है। मतलब जो 4-5 घंटे तक हमारा फूड जो है वो स्टमक में ही पड़ा रहता है। फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ द स्टमक बाय द चर्मिंग मोमेंट्स, ठीक है। तो अब ये फूड कैसे मिक्स हो रहा है विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, तो स्टमक के अंदर जो है वो चर्मिंग मोमेंट्स होती रहती हैं, राइट। तो चर्मिंग मोमेंट्स क्या है कि जिस तरह से हमारा ये पेट है, राइट,
तो पेट में भी कंट्रैक्शन होती है, ये अंदर की तरफ को या बाहर की तरफ को, राइट। कई बार हमें फील भी होती है खाना खाने के बाद कि पेट जो है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, या फिर कई बार दर्द भी करने लग जाता है। तो वो क्या है, ये कंट्रैक्शन ही होती है कि पेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ को और बाहर की तरफ को, राइट। तो यही मोमेंट जो है वो चर्मिंग मोमेंट है, राइट। तो इसकी मस्कुलर वॉल्स में वो होती है और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है चाइम कहा जाता है, राइट। उसके बाद द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, राइट। कौन ये सिक्रीट कर रहा था, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स जो है वो ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। तो द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये जो एंजाइम था पेप्सिनोजन, ये कैसी फॉर्म में था, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, राइट। और जो ये पेप्सिन है वो कैसी फॉर्म में होगा, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ मिला है, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये किसके एक्सपोजर में आया, HCl के एक्सपोजर में आया और किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, राइट। उसके बाद द प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, मतलब ये क्या है कि ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। सीधी सी बात आप याद रखेंगे, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पेट के अंदर। तो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, मतलब कि प्रोटीन्स को तोड़ता है। उसके बाद पेप्सिन कन्वर्टेड प्रोटीन्स इनटू, किस में कन्वर्ट कर रहा है अब ये प्रोटीन्स को, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, राइट, जिनको कि हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं, राइट। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में, राइट। उसके बाद द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है, लुब्रिकेट करना, राइट, लुब्रिकेट करना। और ये जो प्रोटेक्शन है, हमारी जो म्यूक्यूसल एपिथीलियम है, जो हमारी वॉल है हमारी पेट की, राइट, उसको ये एक्सकोरिएशन से बचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है। इसकी pH कितनी है, 1.8 है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर डालेंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी त्वचा में छेद हो जाएंगे। तो एक्सकोरिएशन क्या है, त्वचा में छेद होना। तो हमारी पेट में अगर इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पड़ा हुआ है तो उसके बचाव के लिए कौन काम कर रहा है, हमारी सेल वॉल को कौन बचा रहा है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ही बचा रहे हैं, राइट। और ये जो pH है 1.8, ये पेप्सिन्स के काम करने के लिए बिल्कुल ऑप्टिमम है, राइट। इसीलिए जो एंजाइम है पेप्सिनोजन वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और ये एक्टिव स्टेज में आ जाता है। उसके बाद रेनिन एक एंजाइम होता है, ये भी एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, राइट। और ये कहाँ पे, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इन्फेंट्स कौन होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, राइट। तो उनके पेट में ये पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस में ये पाया जाता है। ये किस में, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स में ये हेल्प करते हैं, राइट। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज जो है वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है, राइट। तो आप रेनिन याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि रेनिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्क्यूलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपकी मस्क्यूलरिस लेयर है, मतलब मसल्स की बनी हुई लेयर है, इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो होती रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन अ थोरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। तो ये क्या है, ये मोमेंट से क्या है, मिक्सिंग होती है फूड की, राइट। और काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन जो है वो हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है इन्हीं वॉल्स के थ्रू। इससे क्या होता है, तो ये हमें हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, राइट। जैसे कि द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 3 तरह के जूस जो है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे, द बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ये सभी के सभी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो सिक्रीट होते हैं, राइट। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज्ड थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, राइट, जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये क्योंकि
लीवर से जुड़ा हो तो वहाँ पे हेपेटो जो है वो उसी के लिए, लीवर के सेल्स के लिए या लीवर के डक्ट्स के लिए जो है वो हेपेटो वर्ड का यूज़ किया जाता है, राइट। तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो रिलीज होते हैं, राइट, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे कि ट्राइप्सिनोजन, कीमोट्राइप्सिनोजन, उसके बाद प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, राइट। और कौन सा बच गया, और बच गया हमारे पास न्यूक्लियस, राइट। तो ये सभी के सभी एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस, राइट। उसके बाद क्या बात की है कि जो ट्राइप्सिनोजन है, ठीक है, जो ट्राइप्सिनोजन है ये एक एक्टिव एंजाइम है, ठीक है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। इसको कैसे एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, तो जो एंट्रोकाइनेज है वो जो है इसके ऊपर काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव ट्राइप्सिन में। ट्राइप्सिनोजन के ऊपर एंट्रोकाइनेज ने काम किया और एंट्रोकाइनेज ने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव ट्रिप्सिन में, राइट। उसके बाद विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम। अब ये जो ट्रिप्सिन है यही जो बाकी एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के, उनको ये जा करके एक्टिवेट करेगा, राइट। द बाइल जूस रिलीज इनटू द डियोडनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। तो जो बाइल जूस डियोडनम के अंदर रिलीज हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, राइट। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंजाइम कोई नहीं होते, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो जो बाइल जूस है उसमें कोई भी इंजाइम नहीं होगा। इंजाइम्स किस में होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। तो ये फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है कि फैट्स का ब्रेक डाउन होना एक छोटे छोटे मिसल्स में, राइट, छोटे छोटे मिसल्स में फैट का ब्रेक डाउन होना, दैट इज इमल्सिफिकेशन। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। तो बाइल जो है वो लाइपेज एंजाइम जो है उसको भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि गॉबलेट सेल होते हैं वहाँ पे, राइट, विच सिक्रेट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है टैट में, राइट, तो आप ध्यान रखेंगे, नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूसेस और सक्सेस एंटेरिकस, राइट। तो ये सिंपल सी बात यही कह रहा है कि जो आपको सिक्रीशन है वो कहाँ से देखने को मिलेगी, ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल्स जो म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके साथ ही साथ सिक्रीशन जो है वो गॉबलेट सेल की वो कहाँ पर जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है, तो इंटेस्टाइनल, एक तो जूसेस में ये हेल्प कर रहा है, राइट, और ये सबका सब कहाँ होगा, ये इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। उसके बाद द जूसेस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम। तो ये सभी के सभी जो जूसेस हैं इनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाइसैकेराइड्स, तो हमने पहले ही बात कर ली है, माल्टेज, ठीक है। उसके बाद डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इस तरह के एंजाइम्स आपको इन जूसेस में आपको देखने को मिलेंगे। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बायोकार्बोनेट्स from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium जिसकी pH कितनी होती है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। तो ये आपको पहले ही मैंने बताया कि पेट में जो है वो बायकार्बोनेट्स ही काम कर रहे थे, म्यूकस ही काम कर रहा था हमारे वॉल्स को बचाने के लिए, क्योंकि एसिड है हमारे पेट के अंदर, राइट। तो इंटेस्टाइन्स में भी ये बायकार्बोनेट्स जो है वो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसल वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी पीएच होती है 7.8, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होने के लिए वहाँ पे होना ज़रूरी है, राइट। पीएच अगर नहीं होगी इतनी तो एंजाइम्स एक्टिव ही नहीं होंगे और हमारे डाइजेशन नहीं होगी। उसके बाद सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो हेल्प इन दिस, तो ये भी जो ग्लैंड है इसमें हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इनको जो है सिंपली छोटा छोटा सा समझ लेते हैं कि क्या बात की हमने, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, ठीक है। इसके ऊपर 3 एंजाइम्स काम कर रहे थे, ट्रिप्सिन,
कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और ये क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों डाइपेप्टाइड्स बन रहे हैं, राइट। प्रोटीन के ऊपर जब ट्रिप्सिन काम कर रहा था तो डाइपेप्टाइड्स बन रहे थे, पेप्टोन्स के ऊपर भी जब कीमोट्रिप्सिन काम कर रहा था तो क्या बन रहे थे, डाइपेप्टाइड्स ही बन रहे थे, राइट। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स या फिर स्टार्च है, इसके ऊपर अमाइलेज ने काम किया, क्या बना, डाइसेक्राइड बना, राइट। उसके बाद फैट्स हैं, फैट्स के ऊपर लाइपेजेस ने काम किया, ग्लिसराइड्स बने, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स बने। और इससे क्या कन्वर्ट हुए, किस में कन्वर्ट हो गया, मोनोग्लिसराइड्स में, राइट। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम काम किया, किस में बदला, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड से ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, डाइपेप्टाइड्स थे, ठीक है, तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ पे काम किया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड्स में, राइट। उसके बाद माल्टोज है तो इसके ऊपर माल्टेज एंजाइम काम किया और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन करके आ गए। लास्ट ही ये एचपीटेट के मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद लैक्टोज है तो यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम काम किया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये टूट करके हमारे पास आ गया। उसके बाद सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम किया, न्यूक्लियोसाइड्स में बदला, फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम किया और शुगर और बेस बन गया, राइट। उसके बाद डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं, इनके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम किया, किस में बदला, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। उसके बाद द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर इन द ड्यूडेनम। तो ये सभी की सभी कहाँ हो रही हैं, जो भी पूरा अभी हमने पीछे पढ़ा है, सारी की सारी जो कन्वर्जन्स हो रही हैं तो ये कहाँ हो रही है, ड्यूडेनम में, राइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जोजनम। तो ये जो एब्जॉर्वेशन है वो कहाँ होगी, जोजनम में होगी, राइट, जो सेकेंड पार्ट है, और इलियम में होगी जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बच गया, जो कि अनएब्जॉर्ब्ड या फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस बच गए, वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, कि कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को नहीं मिलती है। मेन फंक्शंस क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, राइट। तो एब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, वाटर, मिनरल्स या फिर कोई ड्रग आप ले रहे हैं, जैसे कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो कहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। उसके बाद दूसरा काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस which helps in adhering the waste undigested particles together, lubricating it for easy passage। कि अब जो ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स बच गए, जो सब्सटेंस बच गया, इसके अंदर भी म्यूकोसा जो है वो सिक्रीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और अनडाइजेस्टेड ये पार्टिकल्स हैं इनको ये जोड़ देता है साथ में, राइट। जोड़ने के बाद उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर देगा ताकि जो हमारा वेस्ट पैसेज है वो ईजी हो जाए हमारे लिए, वो पेनफुल ना हो हमारे लिए, राइट। तो ये 2 काम है लार्ज इंटेस्टाइन के। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फीसिस। तो ये जो वेस्ट बच गया हमारे पास, जो कि अब हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमने खाना खाया उस पर से जो वेस्ट बना, उसको क्या कहेंगे, फीसिस कहेंगे। ये कहाँ पे चला जाएगा, एंटर्स इनटू द सीजियम। तो सीजियम क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में ही। कैसे एंटर करेगा, थ्रू इलियोसीजल वॉल्व, ठीक है। तो इलियोसीजल वॉल्व के थ्रू ये एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, राइट। और ये जो इलियोसीजल वॉल्व है ये करेगा क्या, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है या फेशियल मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक फ्लो ना हो जाए, उसका वो दोबारा पीछे की ओर ना जाए, वो आगे की तरफ बढ़े, राइट। तो इलियोसीजल वॉल्व इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आगे की तरफ धकेलता है। इट इज़ टेम्पररीली स्टोर्ड इन रेक्टम। तो अब ये जो वेस्ट है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाएगा जब तक कि डिफिसिएशन नहीं होती, राइट। जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से हम बाहर नहीं निकालते तब तक ये रेक्टम में स्टोर रहता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती हैं। हमारे प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स के साथ इनकी होती है। उसके बाद द साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कैसे होती है? जब हम कोई चीज़ खाने वाली कोई चीज़ हमने देख ली, हमारी फेवरेट चीज़, राइट, तो हमारे मुंह से क्या है, सलाइवा आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है, तो वो वही है, राइट। किसी अच्छी से हमने स्मेल जो है वो ले ली, राइट, कोई अच्छी खाने की जो है खुशबू आ रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, या फिर हम खाना खा रहे हैं तो सलाइवा आएगा ही, राइट। तो ये जो सलाइवा है, तो ये हमारे साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड जो है हमारे ओरल कैविटी के अंदर, उससे ये जुड़ा हुआ है, वहीं से स्टिमुलेट होता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। उसके बाद गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर ऑल्सो सिमिलर स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। तो ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जितनी भी हो रही हैं जो हमने लास्ट पढ़ी हैं, तो ये न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, राइट। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तो ये सारा का सारा जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सबके सब क्या है, न्यूरल मैकेनिज्म है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन है, ये जो हमारे लोकल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा है ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सिक्रीट होते हैं उसी वजह से, राइट। अब क्या है क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, ये आपसे वैसे तो पूछेगा नहीं, बट बाई चांस अगर आ भी जाता है तो आपको सिर्फ इनकी जो क्लोरोफिक वैल्यू है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, वो पता होनी चाहिए। तो प्रोटीन की कितनी है, 4.1 कैलोरीज, ठीक है, 4.1 कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम ये है प्रोटीन्स की। उसके बाद फैट्स की कितनी है, तो 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम, राइट। तो ये है इनकी क्लोरोफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिजियोलॉजिकल वैल्यू की अगर बात करें तो 4.0, ठीक है, किलो कैलोरीज पर ग्राम, ये है हमारी कार्बोहाइड्रेट की, और 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम ये है हमारी प्रोटीन की, राइट, दोनों सेम ही है। उसके बाद फैट्स की कितनी है, तो 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, राइट। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का, कौन कौन से ग्लैंड्स क्या क्या सेक्रेट करते हैं, क्या क्या एंजाइम्स इसमें यूज़ होते हैं, सब कुछ आपको समझ आया होगा। कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर एक वेल इलेबोरेटेड वीडियो आपके लिए बनाएं, राइट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।